नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में हम समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। और तत्पुरुष समास की कल हमने पहचान पढ़ी थी और पहचान के अंतर्गत उसके जो भेद थे उन भेदों के बारे में भी चर्चा करी थी। हम अध्ययन कर रहे थे समास में तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का, ठीक है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास में हमने पहचान का अध्ययन किया था और पढ़ा था कि तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। और दोस्तों, द्वितीय पद प्रधान होने के साथ में हमने पढ़ा था कि तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी माने जाते हैं। तत्पुरुष समास के अन्य भेद माने जाते हैं। अन्य में सबसे पहले हमने पढ़ा था लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास सबसे पहले हम पढ़ रहे थे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। और लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास की परिभाषा में जाना था कि जब किसी सामासिक पद में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का कोई भी कारक चिन्ह लुप्त रहता है। क्या रहता है? कोई भी कारक चिन्ह लुप्त रहता है। कोई भी कारक चिन्ह लुप्त रहता है तो वहां पर लुप्त कारक तत्पुरुष समास माना जाता है। और कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक से हमने तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल हमने कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास और कर्म के साथ में कर्ण तत्पुरुष समास का अध्ययन कर लिया था। किसका अध्ययन कर लिया था? कर्म तत्पुरुष समास और कर्ण तत्पुरुष समास का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। समासों को हम विशेष समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्म तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष समास है, इनको हम विशेष नियमों के माध्यम से पढ़ा था। संप्रदान तत्पुरुष समास में भी एक नियम सामने आता है कि जब किसी सामासिक पद के, जब किसी सामासिक पद के, जब किसी सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में, जब किसी सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में, द्वितीय पद के रूप में घर, आलय, साला, आवास, आगार, सामग्री, घर, आले, साला, आवास, आगार, सामग्री इत्यादि शब्द लिखे हुए हो, इत्यादि शब्द लिखे हुए हो, इत्यादि शब्द लिखे हुए हो तो वहां सदैव संप्रदान तत्पुरुष समास ही माना जाता है। सदैव
संप्रदान तत्पुरुष समास, सदैव संप्रदान तत्पुरुष समास ही माना जाता है। ठीक है, कौन सा समास माना जाता है? संप्रदान तत्पुरुष समास माना जाता है। संप्रदान तत्पुरुष समास। अब देखो कि जब किसी सामासिक पद के द्वितीय यानी दूसरे पद के रूप में क्या क्या लिखा हुआ हो, घर, आले, साला, आवास, आगार या सामग्री इत्यादि शब्द लिखे हुए हो, तो वहां पर सदैव हमेशा ही कौन सा समास माना जाता है? हमेशा ही संप्रदान तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे उदाहरणों की चर्चा करते हैं, जैसे घर, पूजा घर, पूजा घर, रसोई घर, स्नान घर, स्नान घर। ठीक उसी प्रकार विद्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय, न्यायालय, न्यायालय, वाचनालय, वाचनालय, देवालय, देवालय, देवालय के साथ में हमें पढ़ने को मिलता है हिमालय, हिमालय, पाठशाला, यज्ञशाला, पाठशाला, यज्ञशाला, कारावास, कारावास, कारागार, विवाह सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री। ठीक है, तो द्वितीय पद के रूप में घर, आलय, साला, आवास, आगार और सामग्री इत्यादि शब्द लिखे हुए हो, तो वहां पर हमेशा ही संप्रदान तत्पुरुष समास ही माना जाता है। और एक बात और जानी थी कि संप्रदान तत्पुरुष समास है, इस समास के अंतर्गत इसका जो कारक चिन्ह होता है वो के लिए कारक चिन्ह, कारक चिन्ह संप्रदान के लिए कारक चिन्ह होता है, संप्रदान के लिए। के लिए कारक चिन्ह का लोप रहता है। इसका संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए कारक चिन्ह का लोप रहता है। ये सामासिक पद है और इस नियम पर आधारित है। इसका समास विग्रह करेंगे और समास विग्रह करेंगे तब ये दोनों पदों को लिखेंगे और बीच में जो भी कारक चिन्ह लुप्त है उसको कहां पर लिख दिया जाता है? दोनों पदों के बीच में। जैसे पूजा घर, समास विग्रह क्या हो जाएगा? पूजा के लिए घर हो जाएगा, पूजा के लिए घर। ठीक उसी प्रकार रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर समास विग्रह हो जाएगा। स्नान के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय का मतलब स्थान या घर, विद्या के लिए आलय।
पुस्तक, एक पुस्तक का पुस्तकालय नहीं होता। तो यहां पर पुस्तक का पुस्तकों के लिए आलय, किसके लिए? पुस्तकों के लिए आलय। पुस्तकों के लिए आलय। न्यायालय समास विग्रह हो जाएगा। न्याय के लिए आले। ठीक उसी प्रकार वाचन, वाचन यानी पढ़ना, वाचन के लिए आले। और लाइब्रेरी को हिंदी भाषा में वाचनालय कह लें। देवालय, देव के लिए आले या फिर देवता के लिए आले, देव के लिए आले हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हिमालय, लेकिन यहां पर देखो ये ध्यान देने योग्य, हिमालय का समास विग्रह हिम का आल्य होता है। हिमालय का समास विग्रह हिम का आल्य, हिम के लिए नहीं होता, ये बर्फ का घर होता है। अतः यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास नहीं मान करे, ये बात हमें विशेष तौर पर याद रखनी है कि यहां पर संबंध तत्पुरुष समास माना जाता है। विद्यालय का समास विग्रह विद्या के लिए आले, पुस्तकालय का पुस्तकों के लिए आले, न्यायालय का न्याय के लिए आले, वाचनालय का वाचन के लिए आले, देवालय का देव के लिए या देवता के लिए आले हो जाएगा। लेकिन हिमालय का दोस्तों कभी भी हिम के लिए आले नहीं होता है, हिम का आले होता है। संबंध कारक चिन्ह के अंतर्गत का के की का ही लोप रहता है। तो हिमालय, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हिमालय में तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा समास? संबंध तत्पुरुष समास है। यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास कभी भी नहीं माना जाएगा। पाठशाला, पाठ के लिए यानी पाठ करने के लिए, पढ़ने के लिए, शाला निश्चित स्थान, पाठशाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला। ठीक उसी प्रकार कारावास, कारा दोस्तों बंदी को कहते हैं, जिसको बंदी बनाया गया है उसको कहते हैं कारा। किसको कहते हैं? जिसको बंदी बनाया गया है, बंदी। कारा के लिए आवास हो जाएगा, कारा के लिए आवास हो जाएगा। कारागार, कारा के लिए आगार, कारा के लिए आगार। विवाह सामग्री क्या हो जाएगा? विवाह के लिए सामग्री। ठीक उसी प्रकार हवन सामग्री क्या हो जाएगा? समास विग्रह। हवन के लिए सामग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री हो जाएगा। तो एक बात आसानी के साथ में समझ में आई। संप्रदान के अंतर्गत एक नियम, संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए कारक चिन्ह का क्या मिलेगा? के लिए कारक चिन्ह का तो हमें लोप मिलेगा। दोनों पदों को लिखेंगे और बीच में जो भी कारक चिन्ह गायब है उसको लिख देंगे। पहला नियम यहां पर पढ़ने को आता है कि जब किसी सामासिक पद के दूसरे पद में घर, आले, साला, आवास, आगार, सामग्री इत्यादि शब्द लिखे हुए होते हैं तो वहां पर सदैव कौन सा समास माना जाता है? सदैव संप्रदान तत्पुरुष समास माना जाता है। तो एक तो ये नियम मिलता है और नियम के अलावा भी कुछ और अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। तो सबसे पहले एक बार इनको उतारी, अन्य उदाहरणों की भी चर्चा करते हैं।
ठीक है। अन्य उदाहरण, संप्रदान तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण जैसे गुरु दक्षिणा, रा है खर्च, मार्ग वे, बाला अमृत, बाला अमृत, युद्ध भूमि, ठीक उसी प्रकार रणभूमि, शयन कक्ष और सभा भवन, सभा मंडप, सभा भवन, सभा मंडप। इसके अलावा यज्ञ वेदी, सत्याग्रह, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र, घुड़साल, घुड़साल, घुड़साल या साला, घुड़शाला, पशु बलि, पशु बलि। तो ये भी कुछ विशेष उदाहरण है और इन विशेष उदाहरण जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन विशेष उदाहरणों के अंतर्गत भी कौन सा समास माना जाता है, इन विशेष उदाहरणों में भी संप्रदान तत्पुरुष समास ही माना जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा का समास विग्रह क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का गुरु के लिए दक्षिणा, रा है खर्च, राह के लिए खर्च हो जाएगा, मार्ग वे, मार्ग के लिए वे हो जाएगा, बाला अमृत। यहां पर बाला यानी बालक, एक बालक नहीं, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। रणभूमि, रण के लिए भूमि, रणभूमि, रण के लिए भूमि। शयन कक्ष, शयन के लिए क्या हो जाएगा? कक्ष हो जाएगा। सभा भवन, सभा के लिए भवन, समास विग्रह क्या हो जाएगा? सभा के लिए भवन। सभा मंडप,
सभा के लिए मंडप हो जाएगा। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए वेदी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र हो जाएगा। आवेदन के लिए पत्र। घुड़शाला, एक घोड़े के रखने का स्थान तो होता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, घोड़ों के लिए साल या साला, घोड़ों के लिए साला। और ठीक उसी प्रकार पशु बलि, यहां पर समास विग्रह बलि के लिए पशु हो जाएगा। बलि के लिए, बलि के लिए पशु हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं डाक गाड़ी लिखता हूं, डाक गाड़ी लिखता हूं तो समास विग्रह हो जाएगा डाक के लिए गाड़ी। क्या हो जाएगा, डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, तो ये भी कुछ विशेष पद है जो एक नियम के अलावा भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्चे, राह के लिए खर्चे। मार्ग वे, मार्ग के लिए वे। बाला अमृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। रण भूमि, रण के लिए भूमि। शयन कक्ष, शयन के लिए सोने के लिए। सभा भवन, सभा के लिए भवन। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। गुड़शाला, घोड़ों के लिए शाला यानी रखने का स्थान। ठीक उसी प्रकार पशु बलि, यहां पर शब्द का हमें थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। पशु के लिए बलि नहीं होता, बलि के लिए क्या होता है, समास विग्रह इसका पशु होता है। और डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। इसके अलावा जैसे सभा भवन और सभा मंडप जैसे हमें दो शब्द मिलते हैं, इसके अलावा भी हमें देखो दो शब्द, एक सभा पंडित मिलता है। क्या मिलता है, एक शब्द सभा पंडित लिखा हुआ मिलता है, सभा पंडित। और एक सभापति, सभा पंडित। और एक लिखा हुआ मिलता है हमें सभापति। तो सभा पंडित और सभापति दो ऐसे शब्द हैं, इनका विग्रह कुछ अलग प्रकार के होता है। सभा के लिए पंडित कभी भी नहीं होता, ये सभा में पंडित होता है। समास विग्रह कुछ अलग प्रकार का होता है। सभा, सभा में पंडित होता है। और सभा में पंडित होता है तो यहां पर जो समास होता है वो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है, आगे इसकी चर्चा भी करेंगे, एक विशेष नियम है। यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। सभा के लिए पंडित नहीं होता, सभा में पंडित होता है। तो सभा के लिए पति नहीं होता, समास विग्रह सभा का पति होता है। सभा का पति होता है, सभा का पति होता है। तो सभापति में समंद तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है, समंद तत्पुरुष समास होता है। सभा पंडित में, सभा में पंडित होता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और सभापति सभा का पति होता है तो यहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो एक बार लिखिए, इसके बाद में अपादान तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करते हैं।
ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में से अलग होने, से अलग होना, से अलग होना, अपादान तत्पुरुष समास में से अलग होना कारक चिन्ह का लोप रहता है। अपादान तत्पुरुष समास में से अलग होना कारक चिन्ह का लोप रहता है। अपादान तत्पुरुष समास का एक नियम हमने कर्म तत्पुरुष में पढ़ा था कि यदि सामासिक पद में, एक बार फिर से याद दिलवा देता हूं, कि यदि किसी सामासिक पद में पतित शब्द लिखा हुआ हो, कौन सा शब्द? पतित शब्द लिखा हुआ हो, पढ़ा था हमने। यदि किसी सामासिक पद में पतित शब्द लिखा हुआ हो तो वहां पर अर्थ के अनुसार दो समास माने जाते हैं। अर्थ के अनुसार दो समास माने जाते हैं। पतित शब्द अंदर गिरने का अर्थ प्रकट करता है तो कर्म तत्पुरुष, और अलग होने का अर्थ प्रकट करता है, अलग, अलग होने का अर्थ प्रकट करता है तो वहां पर हमने अपादान तत्पुरुष समास पढ़ा था। जैसे वृक्ष पतित पढ़ा था, वृक्ष से पतित, वृक्ष से गिर गया इसका मतलब वृक्ष से अलग हो गया। गज पतित, गद से पतित, अश्व पतित, अश्व से पतित। तो पतित शब्द लिखा हुआ हो और अलग होने का भाव प्रकट कर रहा हो तो वहां पर जो समास माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक नियम और प्रयुक्त होता है। एक नियम, यदि किसी सामासिक पद के यदि किसी सामासिक पद के यदि किसी सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में, यदि किसी सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में, द्वितीय पद के रूप में डरना अर्थ, कौन सा अर्थ? डरना अर्थ, डरना अर्थ को, डरना अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द, डरना अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द भय, भीत एवं भीति, भय, भीत, भय, भीत एवं भीति। डरना अर्थ को प्रकट करने वाले भय, भीत एवं भीति शब्द लिखे हुए हो, लिखे हुए हो तो वहां अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है। पतित के अलावा एक और नियम हमें पढ़ने को मिलता है कि यदि किसी सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में, कौन से पद के रूप में? द्वितीय पद के रूप में डरना अर्थ को प्रकट करने वाले, किसको प्रकट करने वाले? डरना अर्थ को प्रकट करने वाले कौन कौन से शब्द लिखे हुए मिले? भय, भीत और भीति शब्द लिखे हुए होते हैं तो वहां पर हमेशा ही कौन सा समास होता है? वहां पर हमेशा ही अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे शर्प भय, शर्प भय, लोक भय, लोक भय,
सिंह भीत, सिंह भीत, व्याघ्र भीति, सिंह भीत, सर्प भय, लोक भय, सिंह भीत, व्याघ्र भीत, भय भीत, भय भीत। तो सर्प भय का समास विग्रह हो जाएगा, सर्प से भय लगेगा तो अलग हो जाएंगे, सर्प से भय। लोक भय, लोक से भय। सिंह भीत, सिंह से भीत। व्याघ्र भीति, व्याघ्र बाघ को कहते, व्याघ्र से भीति। और भय भीत क्या हो जाएगा, भय से भीत, भय से भी डरा हुआ, भय भीत। तो पतित के अलावा हमें एक और उदाहरण, एक और नियम पढ़ने को मिलता है कि यदि किसी सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में डरना अर्थ को प्रकट करने वाले भय, भीत और भीति शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो तो वहां पर सदैव अपादान तत्पुरुष समास ही माना जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ, इन दो नियमों के अलावा भी कुछ और विशेष नियम हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसको उतारी और नियमों के और अन्य उदाहरणों की चर्चा करते हैं। अन्य उदाहरण देखो, अन्य उदाहरण जैसे देश निकाला, पथ भ्रष्ट, दोष मुक्त, पाप मुक्त, दोष मुक्त, पाप मुक्त, बंधन मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त, नेत्रहीन, नेत्रहीन। इसके अलावा जैसे और उदाहरण भी मिलते हैं, रण विमुख, धर्म विमुख, रण विमुख, धर्म विमुख। इसके अलावा धन रहित, क्या हो जाएगा, धन रहित। तो देश निकाला, पथ भ्रष्ट, दोष मुक्त, पाप मुक्त, बंधन मुक्त, रोग मुक्त। इसके अलावा रण विमुख, धर्म विमुख, नेत्रहीन, धन रहित, सेवानिवृत्त, 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 जल रिक्त, पदच्युत। बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देश निकाला, समास विग्रह हो जाएगा, देश से निकाल दिया गया, इसका मतलब देश से अलग हो गया है। तो से अलग होने का भाव अपादान, देश से। निकाला हुआ, पथ भ्रष्ट यानी रास्ते से भटक गया तो अलग हो गया, पथ से भ्रष्ट, दोष मुक्त, दोष से
अलग हो गया तो दोष मुक्त, पाप मुक्त, समास विग्रह हो जाएगा पाप से मुक्त। ठीक उसी प्रकार बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त हो जाएगा समास विग्रह, क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो जाएगा समास विग्रह। ठीक उसी प्रकार नेत्रहीन, नेत्र से हीन हो जाएगा। नेत्र से हीन। रण विमुख, विमुख यानी अलग होना, भाग कर आ जाना, रणभूमि को छोड़कर भाग जाना, तो रणभूमि से अलग होना, रण से विमुख। धर्म विमुख, धर्म से क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार धन रहित अलग हो गया, धन रहित। सेवा से निवृत्त, संन्यास ले लिया, सेवा से निवृत्त। जल रिक्त, जल से रिक्त, और पदच्युत, पद से च्युत यानी हटाया हुआ या अलग। यहां पर भी अलग होने का भाव ही प्रकट हो रहा है। तो कुछ विशेष उदाहरण भी मिलते हैं। विशेष उदाहरणों के अंतर्गत भी दोस्तों कौन सा समास माना जाता है, अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास में दो नियम, पतित शब्द अंदर गिरने का अर्थ प्रकट करता है तो भी अपादान तत्पुरुष समास, और डरना अर्थ को प्रकट करने वाले भय, भीत और भीति शब्द लिखे हुए होते हैं तो भी अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। और इसके अलावा ये विशेष और नियम माने जाते हैं। अन्य उदाहरण यानी सभी में भी अलग होने का भाव ही प्रकट होता है। अतः यहां पर भी कौन सा समास, अपादान तत्पुरुष समास ही माना जाता है। तो लिखिए, ठीक है। इसके बाद में चर्चा करते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। और संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत का, के और की, का, के, की, ये जो कारक चिन्ह होते हैं, का, के, की कारक चिन्ह का लोप रहता है। कौन से समास के अंतर्गत, संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत का, के और की का ही लोप रहता है। और संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत कोई विशेष नियम नहीं मिलता है। जैसे कुछ उदाहरण मिलते हैं, गंगा जल, राजकुमार, राज दरबार, राज दरबार, सेनापति, राष्ट्रपति, सभापति, राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष, लोकनायक, 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 रामचरित, रामचरित्र, स्वर्ण घट,
स्वर्ण पात्र, स्वर्ण पात्र। कन्यादान, कन्यादान। गोदान, गोदान। ठीक उसी प्रकार भूदान, भूदान। अन्नदान, अन्नदान। राजमाता, ऋषि कन्या, राजकन्या, राजकन्या। दीपशिखा, इसके अलावा प्राणोहुति, सत्संगति, सत्संगति। मंत्री परिषद, पराधीन और शास्त्रानुकूल। तो ये कुछ उदाहरण मिलते हैं और इन सभी उदाहरणों के अंतर्गत संबंध तत्पुरुष समास माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब में का, के, की कारक चिन्ह का लोप रहता है। जैसे गंगा जल, समास विग्रह क्या हो जाएगा? गंगा का जल। का कारक चिन्ह का लोप है, गंगा का जल। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। राज दरबार, राजा का दरबार, राजा का दरबार। सेनापति, सेना का पति, सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, समास विग्रह राष्ट्र का पति। सभापति, समास विग्रह हो जाएगा सभा का पति। ठीक उसी प्रकार राष्ट्र अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष? समास विग्रह राष्ट्र का अध्यक्ष हो जाएगा। लोकनायक, लोक यानी जनता का, समास विग्रह लोक का नायक। ठीक उसी प्रकार रामचरित, समास विग्रह राम का चरित, राम का चरित्र। स्वर्ण घट, स्वर्ण का घट हो जाएगा समास विग्रह। क्या हो जाएगा? स्वर्ण का घट। स्वर्ण यानी सोने का, घट यानी घड़ा। और स्वर्ण पात्र, समास विग्रह हो जाएगा स्वर्ण का पात्र। ठीक उसी प्रकार कन्यादान, समास विग्रह कन्या का दान है। यदि मैं लिख गोदान, गो यानी गाय, गो का दान। भूदान, भू यानी भूमि का दान। अन्नदान, अन्न का दान। राजमाता, ये राजा की माता, राजमाता समास विग्रह क्या हो जाएगा? राजा की माता। ठीक इसी प्रकार ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या। राजकन्या, राजा की कन्या, राजा। राजा की कन्या। दीपशिखा,
दीप यानी दीपक की, सिका यानी लो, दीप की सिका, सिका यानी क्या होती है? लो, किसकी लो? दीपक की लो। प्राणों होती, प्राणों की आहुति हो जाएगा समास विग्रह, प्राणों की आहुति। सतसंगति, शत पुरुषों की संगति समास विग्रह हो जाएगा, जो सत्य बोलने वाले। शत पुरुषों की संगति, शत पुरुषों की संगति। इसके अलावा मंत्री परिषद, तो एक मंत्री की परिषद तो होती ही नहीं है, इसलिए समास विग्रह क्या हो जाएगा? मंत्रियों की परिषद। मंत्रियों की परिषद। पराधीन, पर यानी दूसरों के, पराधीन पर के अधीन, और शास्त्र अनुकूल हो जाएगा समास विग्रह, शास्त्रों के अनुकूल। शास्त्रों के अनुकूल। तो इन्हें सभी सामासिक पदों में का, के और की का लोप था, इसलिए सभी में कौन सा समास माना गया था? संबंध तत्पुरुष समास से। तो उतारिए, इसके बाद में एक और समास का अध्ययन करते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में और पर कारक चिन्ह का लोप रहता है, में और पर कारक चिन्ह का लोप रहता है। समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों को लिखेंगे, और दोनों पदों को लिखकर दोनों के बीच में और पर, जो भी कारक चिन्ह गायब है वो दोनों के बीच में लिख देंगे। इस अधिकरण तत्पुरुष समास में भी हमें एक नियम पढ़ने को मिलता है, इसके अलावा कुछ उदाहरण भी पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहले उस विशेष नियम की भी चर्चा करते हैं कि विशेष नियम क्या है। नियम, एक नियम पढ़ने को मिलता है, यदि किसी सामासिक पद के यदि किसी सामासिक पद के दूसरे पद में, यानी द्वितीय पद में, द्वितीय पद के रूप में पंडित, कुशल, पंडित कुशल,
पंडित कुशल, पट्टू, पट्टू का अर्थ चतुर होता है, पट्टू, दक्ष, प्रवीण, मर्मज्ञ एवं धूर्त इत्यादि शब्द लिखे हुए हो, इत्यादि शब्द लिखे हुए हो, तो वहां सदैव अधिकरण तत्पुरुष समास ही माना जाता है। तो वहां सदैव अधिकरण तत्पुरुष समास ही माना जाता है। अधिकरण तत्पुरुष समास ही माना जाता है। तो इसमें एक नियम पढ़ने को मिलता है कि यदि किसी सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में क्या लिखा हुआ हो, पंडित लिखा हुआ हो, कुशल लिखा हुआ हो, पटु लिखा हुआ हो, दक्ष लिखा हुआ हो, प्रवीण, मर्मज्ञ और धूर्त इत्यादि शब्द लिखे हुए हो, तो वहां पर हमेशा ही कौन सा समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और इसमें कौन सा कारक चिन्ह लुप्त रहता है, में और पर कारक चिन्ह लुप्त रहता है। जैसे उदाहरणों की चर्चा करते हैं। पंडित तो सभा पंडित, ठीक है। कार्य कुशल, कार्य कुशल। वाक पटु, वाक वाणी, बोलने में चतुर, वाक पटु। कला दक्ष, कला दक्ष। विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण। विद्या प्रवीण। शास्त्र मर्मज्ञ, मर्मज्ञ मर्म यानी रहस्य को जानने वाला। और प्रेम धूर्त, ठीक है। सभापति, सभा पंडित का समास विग्रह हो जाएगा। सभा में पंडित, पहले चर्चा भी करी थी संप्रदान में जब आया था। सभा में पंडित होता है, न कि सभा के लिए पंडित होता है। सभा में पंडित। कार्य कुशल, समास विग्रह हो जाएगा। कार्य में कुशल। वाक पटु, वाक यानी बोलने में, वाक में पटु। कला दक्ष, कला में दक्ष, समास विग्रह। कला में दक्ष। विद्या प्रवीण, समास विग्रह हो जाएगा। विद्या में प्रवीण। शास्त्र मर्मज्ञ का समास विग्रह, शास्त्रों में या फिर शास्त्र में मर्मज्ञ, शास्त्र के रहस्य को जानने वाला, मर्म को जानने वाला। ज्ञ यानी ज्ञाता। और प्रेम धूर्त, प्रेम में धूर्त यानी चालाक, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में एक नियम पढ़ने को मिलता है कि यदि किसी सामासिक पद के दूसरे पद में पंडित, कुशल, पटु, दक्ष, प्रवीण, मर्मज्ञ, धूर्त इत्यादि शब्द लिखे हुए हो, तो वहां पर सदैव कौन सा समास माना जाता है, वहां पर सदैव अधिकरण तत्पुरुष समास ही माना जाता है। और इसमें में और पर कारक चिन्ह का लोप रहता है। तो दोनों पदों को लिखते समास विग्रह करते समय, और बीच के अंतर्गत जो भी पद लुप्त रहता है कारक चिन्ह, उसको दोनों के बीच में लिख दिया जाता है।
इसके अलावा भी कुछ और उदाहरण मिलते हैं जिनकी भी चर्चा करते हैं। लिखो इनको तो। अन्य उदाहरणों की भी चर्चा करते हैं। अन्य उदाहरण जैसे जीव दया, आत्मनिर्भर, आप बीती, घुड़सवार, घुड़सवार, जलमग्न, क्रीड़ामग्न, ध्यानमग्न, ध्यानमग्न, लोकप्रिय, नरोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, वनवास, स्वर्गवास, गृह प्रवेश, तीर्थाटन, 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 अटन का मतलब दोस्तों घूमना होता है। तीर्थाटन, ठीक है। ये कुछ विशेष उदाहरण भी मिलते हैं जिसके अंतर्गत भी अधिकरण तत्पुरुष समास ही माना जाता है। जैसे जीव दया, किस पर समास विग्रह हो जाएगा, जीवों पर दया। आत्मनिर्भर, आत्म यानी स्वयं पर, आत्म पर निर्भर। आप बीती का समास विग्रह, आप पर बीती। तभी पता चलता है, नहीं तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारी जिंदगी तो दूसरों की कमियां और गलतियां खोजने में लग जाती है, पूरी की पूरी निकल जाती है। जब खुद पर गौर करते हैं तब जिंदगी समझ में आती है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार। जलमग्न, जल में मग्न। क्रीड़ा मग्न, क्रीड़ा में मग्न। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। यदि स्नान मग्न लिखता हूं तो स्नान में मग्न हो जाएगा लोकप्रिय, लोक में प्रिय, दुनिया में प्रसिद्ध। स्नान मग्न लिख देता हूं। स्नान मग्न समास विग्रह हो जाएगा स्नान में मग्न। स्नान में मग्न हो जाएगा। नरोत्तम, नर यानी मनुष्य, मनुष्यों में उत्तम, तो हो जाएगा नरों में उत्तम, उत्तम यानी श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम।
और पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहते हैं। और 14 वर्ष वनवास मिलने के बाद में, जब तक अयोध्या में था तब तक तो वो राम ही कहलाता था, लेकिन जो ही 14 वर्ष का वनवास मिलता है और 14 वर्ष का वनवास मिलने के बाद में कठिन समस्या से गुजरता है और फिर जब 14 वर्ष के बाद में वापस अयोध्या आता है तब वो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाता है। वनवास, वन में वास, समास विग्रह क्या हो जाएगा? वन में वास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, जिसको स्वर्ग में प्लाट मिल जाता है ना, इस दुनिया में जिसका आना जाना दोबारा नहीं होता है, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास यानी निवास करना। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश। और ठीक उसी प्रकार तीर्थाटन, अटन यानी घूमना, तीर्थों में अटन, अटन का अर्थ क्या होता है? घूमना, ठीक है। तीर्थाटन, तीर्थों में घूमना और अपने मन का शुद्धिकरण करना, ये तो भ्रम ही। और तीर्थाटन में तो दोस्तों केवल आस्था ही अच्छी होती है। यहां पर एक बार एक कोई व्यक्ति था और वो प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार सब जगह घूमने के लिए चला जाता है अपने शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप अपने शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए जा रहे हो तो एक लोकी उर्फ घिया, लोकी अपने साथ में लेकर चले जाओ और जिस जिस तीर्थ स्थान पर आप नहाते हो ने, इस लोकी को भी आप स्नान करके लेकर आने वापिस। जब वो जाता है तो जहां पर आप नहाता है उसी तीर्थ स्थल पर उस लोकी को भी नहलाता है, लेकिन वो 15 दिनों के बाद में आता है कि उसे गंदे पानी से नहलाने से वो लोकी है वो खराब हो जाते हैं। उसकी पत्नी उस व्यक्ति को उसी लोकी की सब्जी बनाकर खिला देती है। जब उसमें बदबू आती है तब वो कहने लगती है कि भाई इसमें बदबू कैसे आ रही है? उसका पति कहता है कि बदबू कैसे आ रही है? तो बोले भाई कहां पर लेके गए थे? तीर्थाटनों में नहलाने के लिए लेके गए थे। तो आप कहते हो कि तीर्थाटनों में या फिर तीर्थों पर नहाने से अपना जो शरीर है वो शुद्ध हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। धुलते क्या, ज्यादा लग जाते हैं। तो एक व्यक्ति की, कबीरदास के अनुसार व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा का निवास होता है और व्यक्ति आस्था, जहां पर भी तीर्थाटन है वहां पर आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। हर व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा का निवास है तो उसको तीर्थाटनों में घूमकर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इसके साथ में हमारा लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है वो पूरा हो गया और इसके बाद में बाकी की जो चर्चा करते हैं कल वाले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।